संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और हमारे सारे लॉ मेकर्स वहां बैठते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी वहां बैठे, 1.5 अरब लोग आपको बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। बड़ी आस्था है साहब। अगर इन नेताओं को सुबह ये याद दिला दिया जाए कि कितनी करोड़ आंखें आपकी तरफ उम्मीद से देख रही है और इनको सुबह सिर्फ याद भर रह जाए, तो वास्तव में देश के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। और जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी देना चाहिए कि आप किसी को पसंद आए या ना आए, ये जनता तय करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात विद दीपक और आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जो छतरपुर विधानसभा की आवाज कहूं, युवा दिलों की धड़कन कहूं या युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहूं, ये सभी एक रूप है। जी हाँ, बात कर रहे हैं पूर्व निगम पार्षद एवं पूर्व विधायक छतरपुर एवं मेहरौली विधानसभा दिल्ली और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी के पोते युवराज तंवर जी। युवराज जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की क्षेत्र की सवाल और मुद्दों को लेकर और समस्याओं को लेकर। तो शुरुआत करते हैं अपनी पॉडकास्ट की। तो पहला सवाल यह है युवराज जी आपसे, आप किससे प्रेरित होकर राजनीति में आए और आपका राजनीतिक गुरु कौन है और राजनीति में आने के पीछे आपकी मंशा क्या है? इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, पहले तो हमें राजनीति की परिभाषा समझनी चाहिए जी। राजनीति एक मात्र चुनाव लड़ना, जीतना, फिर 5 साल गायब हो जाना, ये नहीं होता जी। राजनीति कह लो या समाज सेवा कह लो, एक दूसरे के पर्याय होने चाहिए जी। पर आजकल हमें क्या देखने को मिलता है हमारे क्षेत्र में भी कि जब जब चुनाव होते हैं तब हमें 18-20 नेता हर गांव में दिखते हैं। जी। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो जो व्यक्ति जीतता है वो महीने में एक बार कहीं फॉर्मेलिटी करने आता है और बाकी विपक्ष के लोग भी एक तरीके से गायब हो जाते हैं। जी। हमने ना ये सीखा है और ना ये हमारे करने का कभी भी मन किया। जी। जिस रास्ते पर शुरू से हमारा परिवार चलता है उसी रास्ते पर चलने का हमने निर्णय लिया। जिस दिन से चुनाव हारे या जीते उस दिन से लगातार दिन हो या रात हो लोगों के बीच में ही रहना, उनकी समस्याओं के बारे में आवाज उठाना, जितना कर सकते हैं आरटीआई लगा सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ट्वीट्स करा सकते हैं, बड़े नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं आपकी मोहल्ला में, तो उसी के ऊपर जी अभी काम कर सकते हैं और लोगों को एक तरीके से एक संगठन के साथ मिलकर हमें काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। और जैसे हम अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसके पार्टी के साथ ही जो पार्टी की नीति है, पार्टी के काम है, उन्हें करके हमें आगे बढ़ना। ठीक है। और रही बात राजनीतिक गुरु की, तो मैंने तो बचपन से एक ही गुरु को देखा है, ब्रह्म सिंह तंवर जी को। उन्होंने मुझे जब छोटा होऊंगा तो बोलना भी उन्होंने ही सिखाया। अच्छा। फिर चलना भी उन्होंने ही सिखाया। तो एक तरीके से राजनीति तो कभी सीखी नहीं पर लेकिन लोगों के बीच रहना मुझे उन्होंने ही सिखाया। तो राजनीति के जो सुपर हीरो है, जो रोल मॉडल है आपके ब्रह्म सिंह तंवर जी, आपके दादा। हाँ जी, डेफिनेटली। और आज के युग में बात करें तो पार्टी के जो बड़े नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तो है ही है, पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनका भी बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में है। ठीक है युवराज जी, तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि अनुभवहीन व्यक्ति बेहतर है राजनीति में या जैनजी या फिर यंग लीडर? इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए जी। बिना यूथ के पॉलिटिक्स एक तरीके से टैबू है जी, क्योंकि जब तक नए लोगों की बात नहीं होगी, जब तक हम अपने भविष्य की बात नहीं कर रहे जी। जो पुराने लोग हैं वो अपना पास्ट की बात करेंगे। आज का जो युवक है वो किन समस्याओं से जूझ रहा है इस पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। अब देश का युवा लगातार इतने दिनों से कभी जंतर मंतर, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी राजस्थान, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है। वो हाल फिलहाल देख रहे कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, कॉकरोच भी कर रहे हैं, अलग भी कर रहे हैं जी। पर क्या किसी बड़े नेता का इस पे कोई भी टिप्पणी आई? आज एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं। अच्छा। कॉकरोच वालों के लिए। तो मैं उन्हें यही आग्रह करूंगा कि वो भी आए मेरे साथ, मैं भी चल रहा हूँ। हम अपने क्षेत्र से भी युवाओं को ले चलते हैं और आप भी अपने क्षेत्र से लिया हो, आप उड़ीसा के रहने वाले हो, वहां के युवाओं को लिया हो, सबको बैठा के उनसे पूछ लो जी। अगर वो टेररिस्ट है तो तुम तो चोर हो। अच्छा। उनके तुमने पेपर लीक करवाए और लोगों को फिर तुम बेरोजगार बुला रहे हो और बेरोजगार बुलाने के बाद उन्हें कॉकरोच कह रहे हो। तो लोगों ने कहा हाँ हम कॉकरोच हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ हम बेरोजगार हैं, पर हम क्यों हैं बेरोजगार? इस पे कभी किसी ने काम करने का सोचा नहीं। एजुकेशन सिस्टम को लगा लीजिए, आज युवा बेरोजगार क्यों है? मेन रीजन क्या है? एजुकेशन की कमी रही पिछले सालों, क्यों रही? इसके ऊपर इन्हें मंथन करना चाहिए, सरकार को उस पर काम करने चाहिए।
लगातार इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। लाखों स्कूल हमारे देश के बंद हो गए हैं जी, सरकारी स्कूल, इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों बंद हो रहे हैं, कैसे बंद हो रहे हैं। और ज्यादा दूर ना जाकर हम आयानगर में चले जाएं, यहाँ पर एक स्कूल ब्रह्म सिंह जी ने पास कराया था, पहले 16 स्कूल की डाली थी, 12 पास हुए थे, 12 की जमीन अलॉट हुई, बताया था ब्रह्म सिंह जी ने 2014 में जी। अरविंद जी की सरकार में उन्होंने लगातार विधायक को लेटर लिखे कि ये स्कूल बनवा लो बनवा लो बनवा लो, बट जहां भी वो बिजी रहे प्रॉपर्टी डीलिंग में, उन्होंने वो स्कूल नहीं बनवाए। अच्छा। पर आयानगर में जब आखिर में जब सरकार का कुछ समय रह गया था, शायद मेरे ख्याल से 1.25 साल, तो स्कूल का निर्माण शुरू हो गया था। सरकार जब तक पूरी हो गई थी, यानी चुनाव जनवरी में था, तो दिसंबर तक उस स्कूल का आई गेस 95% काम पूरा हो गया। आज इनकी सरकार को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में वो 95% बन गया, पर आज वो 5% आज 1.5 साल होने के बाद भी अटका ही हुआ है। तो हाल फिलहाल अभी बना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वहीं अटका हुआ है जहां पे था। तो इसलिए बेरोजगार है यूथ। आप लोगों को जब तक शिक्षा की तरफ नहीं झुकाएंगे, जब तक लोग कहां रोजगार ढूंढ लेंगे? क्या सबको ही हमें गार्ड बनाना है पूरे देश में? कोई पहले इंडिया अपनी शिक्षा ज्ञान के लिए सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, भारत देश, पर उसके बाद क्या सिस्टम हुआ, एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने तहस नहस कर दिया। आज इसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, अनएजुकेटेड लोग ऊपर सरकार में बैठा दिए और फिर युवाओं को बेरोजगार बुला रहे हैं। इन्हें समझ लेना चाहिए कि यही देश का भविष्य है। लेकिन हाल फिलहाल जो मोदी जी सरकार में है, मोदी जी बीजेपी, जहां चुनाव लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल हो, जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जीतते हैं। ट्रिपल इंजन कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं? देखिए, चुनाव जहां होता है वो चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल, हमें भी यही देखने को मिलता है, न्यूज में भी यही आता है जी। पर वास्तविकता जाननी चाहिए जी। इस बार हम दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव लड़े, तो हमारी विधानसभा में, और बल्कि नई दिल्ली विधानसभा जैसी जो वीआईपी सीट है, हॉट सीट है परंपरागत पूरे दिल्ली की, हाँ, मुख्यमंत्रियों की, वहां पर 38,000 वोट काटे। 38,000 वोट जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, तो उस सीट में काटे, नई दिल्ली विधानसभा से। जब वो जेल से निकले, उन्होंने अपील भी डाली, इलेक्शन कमिश्नर से बात करने का भी प्रयास किया, सबने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया एक एक्स चीफ मिनिस्टर को उस समय। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 2,500 से चुनाव हार गए। तो ये क्या हो रहा है? तो ये पॉडकास्ट में आप आकर मेरे को मतलब बड़ी बात बता रहे कि इतनी 38,000 वोटें काटना। सिर्फ आपके पॉडकास्ट नहीं, हमने तो बल्कि प्रोटेस्ट तक करे इसके लिए मेल्स लिखे, लेटर्स लिखे, धरने दिए, पर कोई सुनने को ही राजी नहीं है। भगवान जाने इलेक्शन कमिश्नर आज कहां पे सोया हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपको अपने क्षेत्र की बात बता दे, संजय कॉलोनी में ऐसे वोट्स थे जिनकी ना फोटो ना उनके एड्रेस, XYZ एड्रेस लिखे हुए हैं, फोन नंबर उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, नाम है, चुनाव से पहले लिस्ट आती है, नाम है ये किसी का, मान लो किशोरी नाम है, चुनाव के बाद देखते हैं किशोरी ने वोट भी डाली है, अगली लिस्ट आती है तो किशोरी की वोट भी कट जाती है। ये कौन से इनविजिबल लोग हैं? आपको SIR करनी है, हमारे साथ आइए, पूरे क्षेत्र में हम आपके साथ घूमेंगे और दिखा देंगे आपको कहां आपके ठेकेदार भाइयों ने आपने नकली वोटें बना रखी। तो आपका सीधे तौर पर कहना है अगर SIR होता है तो आप कंधे से कंधे मिलाकर यशस्वी सरकार का के साथ रहेंगे? आप SIR करें, पर सही तरीके से करें। अच्छा, SIR को इन्होंने पूरी तरह एक तरीके से अपनी ऐसी योजना बना ली है कि आगे के लिए हमें आज के बाद सत्ता से बाहर नहीं जाना। अच्छा, आज आप एक खेल हमारे देश में देख रहे होंगे कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ कर, MPओ को तोड़ कर 2/3 MP आ गए, 2/3 MP आ गए। पहले तो इन्हें जो ये वाला बिल होता है 2/3 MP वाला, एंटी डिफेक्शन लॉ, पहले इन्हें ये समझना चाहिए। अच्छा, ये कब काम करता है? जब एक पार्टी के 2/3 सांसद दूसरी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर ले। पर क्या विलय हो रहा है? अगर आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जाते हैं, वो देखा गया पंजाब में 7 सांसद गए, और उनके बाद जब वो वहां पे चले गए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने क्या भारतीय जनता पार्टी से विलय कर लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लिया है? जी। तो आपका पूरा जो प्रोसीजर है वो तो बीच में ही रुका हुआ है। तो आप उनकी सदस्यता रद्द करिए। किस बिहाफ पे आप उन्हें संसद में बैठा रहे हैं? ऐसे ही ममता बनर्जी की पार्टी के साथ किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ किया, अब सुनने में आ रहा है समाजवादी पार्टी के भी कुछ MPs इनके लिंक में हैं। हाल फिलहाल। अच्छा, तो ये क्या खेल मचा रखा है? ऐसे नेताओं पे भी धिक्कार है, जिसके नाम पर आप जीत के आते हो, चुन के आते हो, जो आदमी आपको एक, मैं तो कहता हूं एक ऐसे CA से जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ, उससे उठाकर तुम्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा देता है, बड़े बड़े राज्यों का प्रभारी बना देता है, पूरे फेमस कर देता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देता है। अगर उस आदमी से इतना ही बैर हो गया है
इतनी समस्या हो गई है तो उस आदमी का रेजिग्नेशन देके उसके टेबल पे रख के चले जाओ। क्या जरूरत पड़ रही है अपनी पूरी सीट बचाने के लिए? चले जाओ भारतीय जनता पार्टी में, ले लो राज्यसभा या लोकसभा लड़ लो, या अभी निगम का इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली में निगम का चुनाव लड़ लीजिए। ये एक भी व्यक्ति जो गए थे आम आदमी के, ये इस योग्य नहीं थे कि ये अपने बल पे चुनाव भी जीत पाए। ये तो क्योंकि पार्टी के लिए लंबे समय लॉयल रहे, जैसा पहले भी हमने देखा है कि कुछ लोग आंखों के तारे बन जाते हैं। मेहनत भी करी, ऐसा नहीं इन्होंने काम नहीं किया, कुछ लोगों के जाने से दुख भी हुआ, परंतु एट द एंड इनकी सोच पता चल गई कि ये किस लिमिट तक ये लोग सोच सकते हैं और कैसा डर है इनके मन में। संजय सिंह को इन्होंने जेल डाला, संजय सिंह गए नहीं गए, मना कर दिया। मनीष सिसोदिया जेल रहे, एक कोठरी में बंद कर दिए। सत्येंद्र जैन जेल रहे, कोठरी में बंद कर दिए। विजय नायर गए, कोई भी गया पार्टी से अलग, सब पार्टी में। आज भी वो गए जो डरपोक थे, जो जेल जाने से डरते थे। तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो चुनाव आयोग है देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा रहे, बिल्कुल नहीं करा रहे। आपने अपनी आंख से नहीं देखा? नहीं, आप ये टोरनी गांव में रहते हैं जी, आपके परिवार भी यही है, रिश्तेदारियां भी आपके आसपास नजदीक पड़ोस के गांव में होगी। पिछले चुनाव में खुल के पैसा नहीं बटा गया, ओढ़ने बांटे गए, सोने की चेन बांटी गई, चुटकी सैंपल बांटे गए, सोने की चेनें तक बांटी गई। अच्छा, दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा चुनाव। तो आपका सीधे तौर पर ये भी कहना है कि जो 2025 में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो, वो सीधे तौर पर पैसा, पावर और प्रशासन के द्वारा लड़ा गया, इन्हीं लोगों ने लड़ा है। अच्छा, बल्कि 3P डिनोट किए गए थे, वो उसमें पावर नहीं, पैसा, प्रशासन और पुलिस। पैसा, प्रशासन और पुलिस, पुलिस का फुल योगदान रहा है अच्छा, इनकी मदद करने में। और पुलिस अपने मन से थोड़ी ऐसा कर रही थी, पुलिस मजबूर है। पुलिस ने यहां तक कह दिया था कि हमें अपने बच्चे पालने हैं। मैं नाम कोट नहीं करूंगा, पर सीनियर अधिकारी पुलिस के, उन्होंने कहा हमारी नौकरी है घर चलाने की। सीधे तौर पर ये बोला उन्होंने, क्लियर कट। और धीरे धीरे बोला कि हम रिकॉर्ड ना कर ले। बीच में ग्लास स्क्रीन थी थाने में, उनकी टेबल पे, हम उस तरफ बैठे, हमारा डेलीगेशन, पुलिस वाला खड़ा हुआ और हाथ जोड़े और ये बात कही। अब क्या कर ले ऐसी सिचुएशन में? पहले तो उनकी गलती है पुलिस वालों की कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पर लेकिन इतना डर, इतना भय बना दिया, इतना मतलब नीची राजनीति कर दी है कि लोग इस हद तक गिर। लेकिन हाल फिलहाल पंजाब के अंदर निकाय चुनाव में आपकी पार्टी एक तरफा बहुमत था, अभी हाल फिलहाल जो हुआ है, तो वहां पे पुलिस, प्रशासन और पैसा नहीं चला क्या बात है जी। देखो, बहुत चीजें मैटर करती है। पंजाब एक फुल स्टेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पर कोई भी तरीके की सेंट्रल एजेंसी पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर सकती, जैसे बंगाल में नहीं कर सकती। बट अपना पूरा जोर तो बीजेपी ने लगा लिया पंजाब में भी। हमारे मंत्री संजीव अरोड़ा को पकड़ के ले गए, अमन अरोड़ा जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्हें पकड़ के ले गए, भगवंत मान के पीछे लग गए, उनकी नकली वीडियो बना दी। अच्छा। ये भगवंत मान है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की जांच आई तो पता चल गया कि वो वीडियोस नकली थी। अलग अलग तरीके से, मतलब जितनी कोशिशें कर सकते थे उन्होंने करी पंजाब में। पर लेकिन क्या है, पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं किस राजनीति पर खेलते हैं। जब जात पात की बात करनी हो, धर्म की बात करनी हो, उच्च नीच की बात करनी हो, तो भाजपा के नेता सबसे पहले बोलते हैं। आज जब एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो इनके किसी नेता का बयान नहीं आता। तब ये कहते हैं, जब झुग्गियों की बात करते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली में बंगाली रोहिंग्या आके बस गए हैं बांग्लादेश से। क्या तुम्हारे रक्षा मंत्री सो रहे थे या तुम्हारे होम मिनिस्टर सो रहे थे? और कोई बंगाल पार करके सीधा बांग्लादेश से सीधा कूद के दिल्ली में तो आ नहीं जाएगा। वो पहले बंगाल भी गया होगा, वेस्ट बंगाल, बिहार भी गया होगा, यूपी भी गया होगा, हरियाणा भी गया होगा, फिर दिल्ली आया होगा। तो इतने राज्यों में किसी ने नहीं पकड़ा। और यहाँ क्या आम आदमी पार्टी के लोग उनकी थाली लेकर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ आकर रोहिंग्या आके बसे? मैं कह रहा हूँ, आइए मेरे साथ, बीजेपी के सांसद आइए जो इस बात को कह रहे थे जब झुग्गियां टूट रही थी। विधायक हैं, हम चलते हैं मांडी गांव की कॉलोनियों में, यहाँ देखते हैं कितने रोहिंग्या बस रहे हैं। हम संजय कॉलोनी चलते हैं, वहां पे देख लो। आपकी घितौनी की पहाड़ी पे चलते हैं, वहां देख लेंगे कितने रोहिंग्या बस रहे हैं। ये बस नैरेटिव बिल्ड करते हैं। आज जब इस क्षेत्र में लोग हाहाकार कर रहे हैं हर समस्याओं का, तब इसी बीच 2-3 कांड ऐसे हुए कि लोगों के ये कमेंट्स है कि अगर इसमें हिंदू मुस्लिम इन्वॉल्व होता तो शायद इन लोगों को न्याय मिल जाता। अच्छा। छतरपुर में एक 17 साल के लड़के साई को यहाँ के सांसद के भाई के सगे पोते ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी अमर कॉलोनी में। जब एक हफ्ते बहु उसमें रहा वेंटिलेटर पे, फिर वो घर आया, लोगों ने आक्रोश जताया, हम लोग भी उनके प्रदर्शन में शामिल हुए, हमने भी आवाज उठाई, पुलिस वालों से बात करने का प्रयास किया, कमिश्नर के यहाँ भी गए, पर कोई एक तरीके से कोई भी सोल्यूशन इसका निकला नहीं। और वो
इशू को इन्होंने दबाने का पूरा कोशिश किया। सांसद ने हाथ उठा लिया कि ये भाई भी मेरा नहीं है, अच्छा, ये बच्चे भी मेरे नहीं है। अच्छा, अब कोई अपने भाई और बच्चे और अपने पिताजी का सगाना हो उसके लिए तो खैर मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, परंतु जिस लड़की की डेथ हो गई उसके न्याय के लिए तो कुछ काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आदमी हिंदू मुस्लिम होता तो ये काम आज इतना हाईलाइट हो चुका होता और आज सारे नेता यहाँ पे टपक चुके होते और कहते भैया देखो क्या हो रहा है, आतंक मच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर जब सब हिंदू थे तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती खुलेआम करती है। ये तो जो लोग इनके साथ घूमते हैं शॉर्ट्स पहन पहन के, वो तो क्या करते हैं, वो आपके बच्चों को क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं? आपको बात करनी है शिक्षा की, करो। आप एक काम करिए कि 12वीं के जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों को ट्यूशन दीजिए तो सब खुश होंगे, उन बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। या जॉब फेयर्स लगाइए तो लोग खुशी खुशी इसमें ज्वाइन करेंगे। जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, 13 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका कोई बयान नहीं आता तो ये तो शर्मनाक बात है। बाकी देशों में जाइए, हम घूमे भी है, देखा भी है दुनिया में, सारे देशों का फोकस केवल और केवल डेवलपमेंट और एजुकेशन पे होता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें जात पात और धर्म की राजनीति में फंसाया जाता है। चलिए युवराज जी अगला सवाल लेते हैं। कभी मन में ख्याल नहीं आता कि राहुल गांधी जी से जुड़ा जाए या उनकी टीम में रहकर काम किया जाए? बड़े एक्टिव है अभी। बिल्कुल एक्टिव है, पर मैं जहां रहता हूँ, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, मैंने ना तो वहां इनकी पार्टी का, ना इनके संगठन का, ना इनकी यूथ विंग का मैंने कोई भी सोशल वर्क नहीं देखा जी, जब से मेरी उम्र हुई है। जब मैंने होश संभाला तो मैं 2013 से लगाते हैं, जब मेरी उम्र 8 साल थी। आज मैं 22 साल का होऊंगा 2-3 महीने बाद। इस दौरान मैंने कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिल्ली में या जिन समस्याओं को हम जूझ रहे हैं उसके लिए नहीं देखी। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं इन लोगों से जुड़ना चाहता हूँ? लेकिन 2003 से 2013 का जो पीरियड देखते हैं ना दिल्ली के अंदर, वो कांग्रेस का गोल्डन। नहीं सुना तो बिल्कुल हमने भी ऐसी ही है जी। और जब छोटे छोटे थे तब देखते भी थे जी। बट लेकिन उसके बाद क्या, तब कांग्रेस के नेता अलग थे, तब कांग्रेस के अध्यक्ष अलग थे, प्रधानमंत्री अलग थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट पीएम थे हमारे देश के। बट आज की सिचुएशन क्या है? ऐसे तो पहले बीजेपी में भी अच्छे नेता रहे हैं, तो बीजेपी सदा की बुरी थोड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं। जब इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं बांग्लादेश बनाना चाहती हूँ ईस्ट पाकिस्तान से, तब फिर इन लोगों ने तो मिलके, अटल जी ने तो बोला कि तुम आयरन लेडी हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आज के युग की बात होती तो वहीं घेर लेते अपने नेता को। एक खासियत थी इन लोगों में, आज के युग में खासियत बीजेपी के नेताओं में नहीं है। आज के युग में नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। राघव चड्ढा जी ने अभी एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दी कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। और राघव जी का क्या कसूर था कि आम आदमी की परेशानियां संसद में बताना गलत है? उदाहरण के तौर पर समोसे, टैक्सेशन, रिचार्ज, एक्स्ट्रा लगेज जैसी समस्याएं उठाना गलत है। इस पर आपकी क्या राय होगी? पहली बात तो ये कि वो क्या कह रहे थे, गलत पार्टी में सही आदमी था। जी, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो उन्हें, मैं तो कहता हूँ उनके मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते थे। अच्छा। जब राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े जी, ये मॉडर्न 12 खंबा से पास आउट हुए थे, फिर ये लंदन जाके इन्होंने पढ़ाई करी थी, फिर वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। मेरे ख्याल से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई करी। जी जी जी। फिर वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जब यहाँ आए तब ये आंदोलन से जुड़े। अगर पार्टी चाहती तो इनको कोई पद भी नहीं देती, इनको आगे भी ना बढ़ाती, पर क्योंकि ये पार्टी नहीं थी आम आदमी पार्टी, तो इन्होंने सोचा कि हम सब लोगों को एक समान मानकर आगे बढ़ाएंगे। इतनी कम उम्र में नेशनल ट्रेजरर एक नेशनल पार्टी का बनाया गया। कांग्रेस का नेशनल ट्रेजरर उस टाइम 89 ईयर्स के थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग 70 कुछ ईयर्स के थे। राघव चड्ढा अपने 20s में थे और उन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। कोई बात नहीं थी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। उसके बाद पंजाब के चुनाव आए, जब पंजाब के चुनाव आए तो वहां पर उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया। दिल्ली में चुनाव आए तो राजेंद्र नगर से उन्हें टिकट दिया और अरविंद जी की वेव में जीते। कोई राजेंद्र नगर के एक आदमी भी उन्हें उस समय नहीं जानता था, न्यू आए थे पॉलिटिक्स के अंदर। उससे पहले यहाँ से लोकसभा लड़ा दिया था साउथ दिल्ली से। इतनी कम उम्र में अगर आपको लोकसभा भी लड़ा दिया, विधानसभा लड़ा के चुनाव भी जिता दिया, फिर पंजाब का प्रभारी भी बना दिया, चुनाव होने के बाद वहां से राज्यसभा सांसद भी बना दिया, हाउस का डेप्यूटी लीडर भी बना दिया,
और इससे ज्यादा आपको पार्टी से क्या चाहिए? लेकिन समस्या क्या थी जो समस्या आम आदमी पार्टी को तो इनसे कोई थी नहीं। अच्छा इनको आम आदमी पार्टी से समस्या थी। अच्छा इनको समस्या ये थी कि मेरे को बोलने के लिए मत कहो, मेरे को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मत कहो, मेरे को लोगों के मुद्दे उठाने के लिए मत कहो। एक बात बताओ, जिस पार्टी ने आपको इतना दिया, जिस संगठन के साथ आप जुड़े रहे, उस संगठन के सब नेताओं को झूठा षड्यंत्र रचकर जेल में डाला गया, तब आप संसद में जाके समोसे की बात कर रहे हैं। आज इतने लोग मर गए, पेपर लीक हो गए, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, इकोनॉमिक क्राइसिस देश में, आज बात करो ना समोसों की, आज गुलाब जामुन की भी बात करो, पर समस्याओं पे कभी बात नहीं करेंगे हमेशा। बल्कि एक नई कैटेगरी आई है ये पॉलिटिक्स में, जिन्हें रीलबाज नेता कहते हैं। रीलबाज, जी अच्छा नाम दिया है। हाँ जी, जो ग्राउंड पे जिनका कुछ वजूद नहीं और केवल रील्स बनानी है, या फिर चलते हुए बदमाशी के गाने लगाएंगे, 4 आदमी साथ चलेंगे, 2 PSO खड़ा कर देंगे, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के हाथ हिलाते हुए जाएंगे। ये बड़ी डेंजरस है, ये एक वायरस है जो यूथ में भी फैल रहा है। बीते दिनों द्वारका में एक एक्सीडेंट हुआ, उस लड़के का नाम साहिल था। वो एक अकेली माँ का, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे उसके मदर के, वो अकेला लड़का था, तो बाइक से जा रहा था। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो गाड़ियों में गाने बजा के रील बनाते। साइड में उसकी बहन बैठी थी, लड़का ड्राइव कर रहा था रॉन्ग साइड, द्वारका में, जनवरी की बात है मेरे ख्याल से। साहिल आ रहा था सीधे रास्ते स्कूटी पे, वो जॉब जा रहा था, और बड़ा पैशनेट लड़का, मतलब इतनी कम उम्र में, मेरे ख्याल से 21-22 साल की उम्र थी उसकी, उसके बावजूद वो 3-4 जगह अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा था, पढ़ा लिखा भी था, और उसकी मदर जिस पार्लर में काम करती थी उसको खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा, तो बहुत होनहार लड़का। वो जा रहा है स्कूटी से, ऐसे ही रीलबाज लोग आते हैं और उसकी स्कूटी पे एक्सीडेंट करते हैं, उस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऑन द स्पॉट डेथ। उसके इंसाफ की लड़ाई आज भी चल रही है, कोई बीजेपी का नेता, इनके प्रवक्ता कोई आगे बोलने नहीं आया। खैर वो बात अलग है पॉलिटिक्स, बट अभी मैं इस पॉइंट पे कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करने का काम करते हैं, और बीजेपी तो इस बात के लिए एक्सपर्ट है। अच्छा चलिए, आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। तो अगला सवाल लेते ही युवराज जी, साथ ही साथ राघव चड्ढा जी की बात हो रही, उन्होंने कहा जब तक आज्ञाकारी पार्टी में, जब तक संस्कारी, छोड़ते ही हमें बता दिया भ्रष्टाचारी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राघव चड्ढा ने पार्टी क्यों छोड़ी, पहले तो उनसे रीजन पूछा जाए। क्या उन्होंने ईडी के डर से पार्टी छोड़ी है, सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ी है, या उन्हें ये भय हो रहा था कि मेरी जो नई लग्जूरियस लाइफ शुरू हुई है बॉलीवुड के साथ मिलकर, और जो अमेरिका के लोग मेरे लिए PR हैंडल कर रहे हैं, जोरान ममदानी की PR टीम मेरे लिए PR कर रही है, सब छूट जाएगा, क्या ये डर लग रहा था? आप उस आंदोलन की पार्टी के लोग हैं, इस आंदोलन में खड़े होकर दिल्ली में सरकार बना दी थी साहब। आप अगर जेल से डरेंगे, ईडी से डरेंगे, सीबीआई से डरेंगे, तो मुझे नहीं लगता इस पार्टी में भी आपके लिए कोई जगह है। अच्छा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत ही नहीं है जो लोग भाग जाए। अभी बंगाल में सयानी घोष ने बोला जब राघव चड्ढा छोड़ के गए कि राघव चड्ढा है वो चड्डी हो जाएगा, सयानी घोष है वो नहीं हुई, घोष रहेगी। मैंने भी सुना था, वो देखी भी हुई। जी जी। वो इंडिया के साथ मिल गई। क्या भरोसा कर रहे हैं इन लोगों का? ये यंग लोग हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये उसका फायदा उठा के जाने का सोचते हैं। उसके पीछे की जितने लोग उसके पीछे लगे थे, मेहनत करी थी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पहुंचे, वो भूल जाते हैं ना, तो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो पंजाब में जब 2027 में जो चुनाव है विधानसभा, राघव चड्ढा और जो 7-8 आपके MP बीजेपी में शिफ्ट हुए, उसका असर आपको देखने को इनका कोई फर्क नहीं दिखेगा। अच्छा, कोई इनका मतलब ही नहीं बनता वहाँ पर। तो पंजाब वहाँ के लोगों से पूछ लो जाकर। मैं तो पंजाब रेगुलरली जाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। जितना काम पंजाब में इन 4 सालों में हुआ है, उससे पहले इतना काम ही नहीं हुआ। अब वहां पर 2 महीने में एक बार बिल आता है, तो 600 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों की बिजली फ्री है, पानी फ्री है। पहले वहां पर ना लैंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, क्योंकि खेती की जमीन है, बोर हो जाते थे। अब फिर पंजाब की जो नहरें है, पंजाब 5 नदियों से बना है पंजाब नाम, तो उसमें से नहरें निकाल कर पहले ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज किया, फिर पानी की व्यवस्था ठीक करी। पहला बड़ा काम तो ये हुआ, तो पानी की समस्या किसानों के लिए हमेशा के लिए चली गई। दूसरा, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक, इतने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक है पंजाब के। कभी आप भी जिस दिन फारिग हो गए, मैं पंजाब जाऊंगा, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। आप वहां पे देखना, वहां के हॉस्पिटल, वहां ऐसे हॉस्पिटल है जैसे हम यहाँ पर मेदांता या मैक्स में चले गए पंजाब के अंदर। तो आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में था, अब आरोग्य मंदिर है बीजेपी का, अच्छा है। कम हो गई है संख्या पहले तो। ये तो सारा घूमता है, इन्होंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें सब कुछ बंद करना है, जो इनकी तरफ से हुआ था। आरोग्य मंदिर नाम रख दो या कुछ और नाम रख दो, अगर उसकी संख्या कम कर दोगे, वहां डॉक्टर कम कर दोगे, दवाइयां फ्री देना छोड़ दोगे, तो किस बात की सारी स्कीम तो तुमने वहीं फेल कर दी। क्या
क्या प्रॉब्लम हो रही थी। आप नेताओं को, एक आदमी अगर एमएलए बनता है जी, उसको जिंदगी भर उसकी और उसकी वाइफ का जितना भी मेडिकल खर्चा है वो सब सरकार उठाती है। जो लोग आपको एमएलए बना रहे हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत फ्री कर दोगे तो क्या जा रहा है। अपने दोस्तों को 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार करोड़ रुपए का तुम कर्जा माफ कर देते हो, लोग लेके पैसा इनकी मदद से भाग जाते हैं, तब दुख नहीं होता। पर अगर कोई मामूली गरीब आदमी जो इस देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर उसका कुछ फ्री हो जाता है तो इनको बड़ी चीज मचती है। अच्छा, ये बड़े डबल स्टैंडर्ड है इनके। तो पंजाब में जो महिला सम्मान निधि थी, घोषणा पहले दिन हो जाती है घोषणा पत्र में जी, सरकार बनते ही देखने को मिलता है चौथे साल में। आप इसी के ऊपर हमारे सीएम का भी एक बयान है जी। उनसे किसी ने पूछा कि 4 साल बाद फिर आपने महिला सम्मान योजना शुरू करी है। उन्होंने कहा पहले 4 साल लोग उसका लुत्फ उठा रहे थे जो मोदी जी 15-15 लाख सबके खाते में भेज रहे। अच्छा, पहले उसका इंतजार कर रहे थे कि अब मोदी जी के पैसे आएंगे। फिर बादल ने भी वहां प्रॉमिस किया था जब अकाली की सरकार हुआ करती थी कि हम भी पैसे डालेंगे। सबकी बात 4 साल देखी पर किसी के पैसे नहीं है, तो आखिरकार फिर आम आदमी पार्टी ने उनके पैसे दे दिए। ठीक है, तो युवराज जी अगला सवाल है, फ्री बीज राजनीति। पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है हाल फिलहाल। इसरो का बजट 13,416 करोड़ रुपए का है एक साल का, और एमपी में लाडली बहना योजना बजट 18,984 करोड़ रुपए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, फ्री बीज क्या है? फ्री बीज क्या है? सरकार के पास फंड कहां से आया है? लोगों से आया है जी। लोग टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, एक सड़क का भिखारी भी टैक्स देते हैं, जब वो माचिस की डिब्बी खरीदेगा वो भी टैक्स देगा। अगर लोगों के लिए लोगों के पैसे का कुछ कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं। पार्टी की क्या नीति रही है कि पहले एजुकेशन सिस्टम पे काम करो, शिक्षा पर काम करो, जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, लाइफ का स्टैंडर्ड जो बढ़ाती है, उस पर काम करो। अगर उस पर ही काम नहीं कर सकते तो किस बात की सरकार? लेकिन सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी तो बढ़ रहा है। सरकार पे बोझ तो तब भी बढ़ रहा है जब अपने विदेशी दोस्तों को पैसे दे देते, तब बोझ नहीं बढ़ता। अच्छा, जब फंड इंक्रीज हो रहा है, पंजाब आज भी मुनाफे में है। अच्छा, कई बोर्ड पंजाब के। आज जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली का जो बिल है वो घटा है, पता है आपको? दिल्ली का जो बजट, दिल्ली का जो बजट, सॉरी बजट, वो घटा है। और पंजाब आज भी मुनाफे में चल रही है। और रही बात कर्जे की, तो पंजाब भी चुका देगा कर्जा, जिस दिन देश चुका देगा। क्या मध्य प्रदेश पे कर्जा नहीं है? यूपी पे नहीं है? बिहार पे नहीं है? अभी तो लोग ज्यादा जरूरी है ना। अगर ये यूथ हाथ से निकल गया तो क्या देश का भविष्य सुधर जाएगा? युवा ही तो देश को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर एजुकेशन सिस्टम पे, स्वास्थ्य की सुविधाओं पे या बुनियादी सुविधाओं पे कोई काम हो जाए तो कोई गलत नहीं है, ये लोगों का ही है। अच्छा, फ्रीबीज एमपी तो ले, एमएलए भी ले, काउंसलर भी ले, प्राइम मिनिस्टर भी ले, चीफ मिनिस्टर भी ले, पर लोग ना ले। जिन लोगों ने इन्हें वोट देकर जिताया उनको भी मिलनी चाहिए। तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि कोई गलत नहीं, फ्री? बिल्कुल गलत नहीं। तो अगला सवाल लेते हैं। देश की बात हो गई है तो अब अपने छतरपुर विधानसभा पर आते हैं, उनकी बातें करते हैं। क्या आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं हाल फिलहाल एमसीडी चुनाव में? आपकी तरफ से किन कारणों से और क्यों? देखो, मैं अपने आप को कोई दावेदार नहीं। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। मेरा ये मोटिव ही नहीं है। अच्छा। मैं तो बहुत बड़ी लड़ाई को अपने मन में रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम चाहते हैं देश का विकास, हम चाहते हैं युवाओं के लिए जो इतनी प्रॉब्लम है इसके लिए कोई आवाज उठाए। मैं नहीं चाहता कि लोग अपने प्रॉब्लम को खुद बात करके चुप लगा जाए और जब चुनाव आए तो नेताओं से दबे। किसी ने किसी का कुछ नहीं लेके खा रखा। आज नेता भी नेता है तो इन लोगों की वजह से। तो मेरा तो एकमात्र यही मोटिव है कि लोगों के साथ मिलकर लोगों की आवाज उठानी है और आगे बढ़ना है। तो अगर भाटी वार्ड की जनता कहेगी युवराज तंवर आप चुनाव लड़िए तो आप तैयार हैं? देखो, वार्ड की जनता तो सर्वोपरि है, बट जो पार्टी आदेश करेगी उससे आगे अभी हमारे लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारा बुरा टाइम में साथ दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लुटेरे भर गए तब हम बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, तब इन्होंने हमारा सहयोग किया है। तो जो लोग बुरे टाइम में साथ हैं उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उनके आदेश के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल ये है युवराज जी, भाटी वार्ड की जनता आपको किन कारणों से और क्यों पार्षद चुने? आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों को बड़ी दलील देती है परिवारवाद पर। अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ते हैं तो आपको नहीं लगता ये भी परिवारवाद का एक रूप है? देखो, परिवारवाद के ऊपर बताता हूँ। परिवारवाद तो बिहार में जी,
आप बिहार के हेल्थ मिनिस्टर को देखिए, जी उन्हें खुद अभी हेल्थ की जरूरत है, वहां पे परिवारवाद हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में, वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में, जी वसुंधरा जी के बेटे भी एमपी है, वसुंधरा जी खुद एमएलए है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी है, जी इनकी एक बहन भी बीजेपी की एमएलए है, जी शायद मध्य प्रदेश से मेरे ख्याल से। और रही बात हमारी, तो परिवारवाद तो हम इसे तब माने जब बिना किसी तैयारी के या बिना कोई मेहनत के या बिना किसी योजना के या कैपेबिलिटी के बिना, बेसिकली अगर कोई कैपेबिलिटी ना हो उसको आगे बढ़ाए, ऐसा तो नहीं है। जी हम तो अभी लोगों की आवाज उठा रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। आज की बात करें तो आज क्या है हमारे प्रायोरिटी, आज हम विपक्ष में हैं। एक आदमी चुनाव लड़ता है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ काम करता है। यहाँ से भी कोई चुनाव लड़ेगा तो उनके सारे परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त सब उनके साथ मेहनत करते हैं। उसी कर्तव्य के तहत हम भी मेहनत कर रहे थे। पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, तब हमने बीजेपी के संगठन में भी काफी काम किया। प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी मैं रहा, फिर अपनी लोकसभा का मैं संयोजक भी रहा, जिले का इंचार्ज भी रहा। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, यहाँ इन्होंने आते ही जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया स्टेट का। फिर बाद में इनकी जो स्टूडेंट विंग है उसका भी एक तरीके से कार्यभार दे दिया। तो ऐसे अलग अलग योजनाओं पे काम किया। और अभी मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरा जो गोल है, वो कोई चुनाव लड़ना या चुनाव की तैयारी करना नहीं है। मन में ख्याल नहीं आता चुनाव लड़ा जाए? अभी बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा। और आता भी है तो दबा देते हैं। अच्छा। मेरी अभी इस तरफ सोचने का मेरा विचार ही नहीं है। अभी हमारे क्या प्रायोरिटी है कि पहले मैं खुद सीखूं कैसे संगठन काम करता है, संगठन में काम करूं, अपने आप को रगड़ूं घिसूं। जब बीजेपी में थे तब उनके साथ काम किया, फिर जब उन्हें बताकर फिर जब आम आदमी पार्टी में आ गए, तब से आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। पंजाब भी जाते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं, प्रदर्शन में भी जाते हैं, जगह जगह लोगों की मदद करने भी जाते हैं। जिन लोगों ने वोट करी है उनकी आवाज उठाने का भी काम करते हैं। तो यही प्रायोरिटी है, इससे आगे कुछ नहीं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके दादाजी की जो राजनीतिक विरासत कहें, 50 साल, तकरीबन 50 साल पूरे हो चुके हैं राजनीति में। अगर आप चुनाव लड़ते हैं पार्षद में, तो इनका फायदा, दादाजी की जो राजनीति है, पॉजिटिव राजनीति है, उसका फायदा आपको मिलेगा चुनाव में? देखिए, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी। इस पे कोई भी विचार देना या बोलना, आई डोंट थिंक अभी इसका सही टाइम है। क्योंकि ब्रह्म सिंह जी का करियर बहुत वास्ट रहा है। वो हमारे समाज के, मतलब मैं तो कहता हूँ टॉप 3 नेताओं में से एक है। पूरे देश में इनका नाम है, और उनसे अपने आप को कंपेयर करना या उनकी लेगेसी पे चलना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हम उनकी लेगेसी पे चले। बट अभी बात लेगेसी की नहीं, अभी उनके राजनीतिक करियर की भी बात नहीं। फिलहाल ये बात है कि हम विपक्ष में और हमें लोगों के लिए आवाज उठानी है, और वो हम भली भांति कर रहे हैं और करेंगे भी। इस बात से इन्हें प्रॉब्लम भी बहुत है। अच्छा। हाल फिलहाल में इनके भाई, मैं नहीं बताता कौन से भाई, पर विधायक के भाई हमारे किसी रिश्तेदारी में पहुंचे कि युवराज तो अपना बच्चा है, ऐसे बोलो, ऐसे ना बोले हमारे लिए। अच्छा। आगे जाके हमें युवराज को ही तो आगे बढ़ाना है राजनीति में। अच्छा। मैंने कहा पहली बात तो आप लोग इस बात को भूल जाओ कि युवराज कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी बात, युवराज ने कभी किसी के लिए पर्सनल अटैक करे ही नहीं। मैं अगर बात करता हूँ सड़क की करता हूँ, सड़क का जिम्मेदार कौन है? या तो निगम पार्षद होगा, वहां का यहाँ विधायक होगा। अगर प्रशासन की बात करूंगा तो कौन जिम्मेदार है? या तो विधायक होगा, एमपी होगा। अगर आप झूठा ढोंग करेंगे तो मैं ना बोलूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें 75,000 लोगों ने वोट करी है, इन लोगों की जवाबदेही हमारी है। 75,000 लोगों ने इनकी बुराई ली है। आज अगर आज हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे, आगे कभी विपक्ष को वोट भी नहीं करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य, और हम करते रहेंगे। आज इन्होंने, मैंने फेसबुक पे भी देखा कि डेरा गांव से संजीव कंवर जी को किसी तरीके की धमकी उन्होंने दी है। अच्छा। मैं पूरा डिटेल में तो इस केस को जान नहीं पाया, बट जितनी वीडियो थी उसमें ये पता चला है कि उनकी जानकारी ली जा रही है कि गुड़गांव कब जाता है, कौन से रास्ते से जाता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है। क्या कर रहे हो? क्या जिम्मेदारी है आपकी? क्या ये यहीं तक सीमित रह गए थे कि हमें पैसा कमाने और गुंडागर्दी करनी? अगर यही करना था तो बताते लोगों को। तब क्यों होर्डिंग लगवाई कि इंजीनियर हूँ, काम करना जानता हूँ? कैसे इंजीनियर? आ जाओ, दिखा दूं तुम्हें सड़क। ऐसी इंजीनियरिंग तो भगवान कोई ऐसा आदमी भी ना करे जिसे नौकरी चाहिए, उस कंपनी का भी नाश करेगा और लोगों का भी नाश करेगा। अगर इंजीनियरिंग ही करनी थी तो आयनगर में सीधा नाला बना देते। आयनगर में 22 करोड़ की लागत से झूठा नाला बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा, और उसकी जिम्मेदारी ठोक दी किसी और के ऊपर। खुद का फंड लगा, खुद जाके उद्घाटन करे, और जब काम फेल हो गया तो किसी और को कोस दिया। ये देखिए, इनके डबल स्टैंडर्ड है, इनकी घटिया पॉलिटिक्स है। मैं तो इस पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व होना चाहता,
मैं अपने लोगों के साथ हूँ, लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा जिस दिन तक उठाऊंगा। विधायक जी पर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जीतते हर बार है। आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, हाल फिलहाल बीजेपी की बात कीजिए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई व्यक्ति काम ना करे लेकिन फिर भी जीत जाता है। देखिए, ये कैसे possible है? इस बात का संदेह तो हम सभी लोगों को भी है। जी आज आया नगर से 8-10 लोगों का डेलीगेशन आया, शायद एच ब्लॉक से जी या ई ब्लॉक से, सॉरी। तो ई ब्लॉक में लैंड की कुछ इश्यू चल रहा है, उसको रिज में डाल दिया गया है टेक्निकल एरर की वजह से। तो वो लोग आए, घर पे बैठे बहुत देर, तो उन्होंने बोला कि हम कमिश्नर को मिल के आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। जी कमिश्नर ने ये कहा है कि आप अपने लोकल विधायक से कहो कि इस लैंड को लेटर के थ्रू वो जो भी टेक्निकल एरर है इसे सॉल्व करे, क्योंकि ये लैंड फॉरेस्ट का नहीं है, जी ये लोगों की अपनी जमीन है। विधायक के पास भी गए 3-4 बार, डेमोलिशन भी हो गई है वहां पहले, लोग बाट देखते रहे, पर आज तक 11-12 साल हो गए, जी 12 साल हो गए ना, 12 साल हो गए जी। आज तक भी वो लैंड फॉरेस्ट के अंदर है और लोगों पे तलवार आए दिन लटकी रहती है। एक अफसर भी आके धमका देता है कि ले तेरे घर तोड़वाऊंगा पैसे से, कोई काम नहीं हुआ वहाँ पर। बिल्कुल काम नहीं हुआ। जी चलिए वहां उस बूथ के रिजल्ट कंपेयर कर लीजिए, हमें तो ताज्जुब होता है देख के क्या हो रहा है। देखिए, जो 3P की हमने बात करी उसका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहा है। जी और रही बात पहले की, तो 2015 में तो इन्हें कोई जानता भी नहीं था, एमएलए साहब को। आप लोग भी नहीं जानते होंगे, बल्कि और पूरा क्षेत्र ही नहीं जानता था, उसके बावजूद इतना हाई मार्जिन मिला था। वो कोई इनका मार्जिन था, वो अरविंद केजरीवाल का मार्जिन जी था। तो आंधी थी एक। आंधी थी, 2020 में भी आंधी थी, जी 20 में, लेकिन जहां मार्जिन 25,000 शायद 22,000 का था 15 में, 20 में वो मार्जिन 3,000 हो गया। कोई कारण तो है इतना घटने का। आज वो मार्जिन 4,000 हो गया, 4-5,000 हो गया। जी तो ये घट क्यों रहा है और क्या है इनके पीछे पावर्स है, इसको जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। और बल्कि आज एक सुझाव भी किसी ऑपोजिशन के बड़े नेता ने दिया कि जिस दिन तक चुनाव जायज नहीं होंगे उस दिन तक देश का विकास तो हो नहीं सकता, तो ऑपोजिशन को चुनाव का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। अब ये तो खैर पार्टियों का निर्णय है, जो बड़े नेता निर्णय लेंगे, बट ये सुझाव एक ऑपोजिशन के लीडर का था। इतनी गंदी तो मानकर चले जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ चुनाव में धांधली होती है, लेकिन जहाँ आम आदमी पार्टी की बात करूँ या अदर पार्टी की बात करूँ, सीधा आरोप ये लगता है कि बीजेपी ने वहाँ पे धांधली की। देखिए, एक ना लिमिट होती है, अगर मार्जिन 10-12% होता है जी ओवरऑल स्टेट का, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। जी जैसे दिल्ली में हुआ, ईडी का भी दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का भी करते हैं। नेताओं को जेल डाल दोगे, किसको वोट डालेंगे लोग? नेता आपके लिए कैंपेन करने तो नहीं आ पाएगा। जी 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 कोई और कैंडिडेट लड़ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल डाल देते हैं, किसको वोट डालेंगे? उसके बावजूद भी अगर किस्मत ही बहुत अच्छी है तो ऑपोजिशन जीत जाती है, वरना क्लियर कट जो दिल्ली में हुआ वो हमें देखने को मिलता है। और बल्कि एक तरीके से तो पूरी तरीके से ये डोमिनेट करते हैं, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, ईडी को भी, सीबीआई को भी, इनकम टैक्स को भी, और इनका नया नाम रख दिया ईडी पार्टी। ईडी पार्टी, ईडी पार्टी, अच्छा नाम दिया है आप। ये ईडी ये अरविंद केजरीवाल जी ने नाम दिया, अच्छा, और ये ईडी के ही उपयोग करके सरकार में आते हैं। जहाँ जहाँ चुनावी जीत। अच्छा, बंगाल के बाद अब पंजाब की तैयारी चल रही है, पंजाब में ईडी उतर चुकी है। अच्छा, बंगाल में जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो 1 साल पहले ईडी, अरे ईडी क्या लेने आती है? ईडी वहां कार्रवाई क्यों नहीं करती जहाँ की सरकार है? क्या सारा जो घोटाले हो रहे हैं विपक्षी कर रहे हैं? ये सारे चोर ये आम आदमी पार्टी के अंदर ही है? बीजेपी दूध की दूरी है, बीजेपी के नेताओं से बनी है। यहाँ का विधायक कौन सी पार्टी से आया है? इनके अंदर जो 7 सांसद गए कौन सी पार्टी से गए हैं? ये तो सवाल लोग, इसका आप जवाब जानने के लिए तो लोग उत्सुक भी है और लोगों का हक है जानने का। देखेंगे 2027 एमसीडी चुनाव में, और जो दूसरे राज्यों में चुनाव है, देखेंगे जब राजनीति का जो बिगुल है या राजनीति का जो रिजल्ट है वो क्या रहता है, लोगों की क्या राय होगी। बिल्कुल, अभी तो बहुत आक्रोश है जी जनता में, देखने को मिलेगा 2027। जगह जगह डेमोलिशन भी की जा रही है, जी जी घर भी तोड़ रहे हैं। कभी सांसद जगतपुर जाके बयान देते हैं कि मैं अपने 56 साल का राजनीतिक करियर से इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी घर टूटता है। अगले दिन वीडियो आती है बदरपुर में घर टूट गए, उनके अपने संसदीय क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने वार्ड में घर टूट गए ओजोन के तहत, और जगतपुर में जाके भाषण दे रहे हैं मैं 56 साल के करियर से इस्तीफा दे दूंगा अगर घर टूट गए। थोड़ा ताज्जुब होता है जी देखकर, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम, ये सब चाहे अपने आप को कितना ही एक्सपीरियंस बताएं, काम एक्सपीरियंस आप तभी तो मानेंगे जब काम होंगे लोगों के। मैंने तो अपने यहाँ कोई काम इन दोनों की तरफ से देखा नहीं है, और मैं खुद खोज भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलना किसी दिन, या और भी लोगों को बुलाएंगे, सब देखेंगे, गाँव गाँव जाएंगे, देखेंगे क्या है प्रॉब्लम, काम हो क्यों नहीं रहे। मैं जानने के लिए उत्सुक भी, और इनके जवाब का मैं इंतजार भी करता हूँ। मैं कमेंट भी करता हूँ इनकी वीडियोस के नीचे कि नेताजी प्लीज इसका जवाब दे दो, कभी मेरी बातों का जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं देते। कोई रैंडम इंसान आके कहता है
कि शायद इन झुग्गियों में रोहिंग्या बस रहे थे, या तो इस बात को कहते हैं या दूसरी बात हिंदू मुसलमान को कहते हैं। इसके अलावा मैंने कोई बात उनके मुंह से कभी सुनी नहीं। चलिए देखते हैं हाल फिलहाल 2027 एमसीडी चुनाव और दूसरे बिल्कुल बिल्कुल चुनाव बिल्कुल में देखते हैं राजनीति का जो चुनाव में जो रिजल्ट है वो किस करवट बैठता है। सही बात है, देखते हैं, वो देखने को मिलेगा। तो अगला सवाल लेते हैं, स्थानीय पार्षद या स्थानीय विधायक जी के कार्यों से आप कितने सहमत हैं? देखिए कार्य जब होंगे तो मैं कह पाऊंगा कि मैं इनसे कितना सहमत हूँ। अभी तो कार्य ही नहीं हो रहे, कोई कार्य नहीं हो पा रहा, एकदम डेड पड़ा एरिया। हाँ कार्य हो रहे, बिल्कुल हो रहे जी। कोई जमीन अगर आप देखो कि इस जमीन की बाउंड्री होने लगी है जी। या इसमें प्लॉटिंग की बाउंड्री होने लगी है 2-2 फुट की, यहाँ अगर बोर होने लगा है, वो सड़क बनने लगी है जमीन के सामने की, मीटर आ गए हैं, खंबे लग चुके हैं, सड़क बन गई है, वहां काम हो रहे हैं। पर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो विधायक है, इनका पार्षद प्लॉटिंग कर रहा है। क्लियर कट बोल रहा हूँ, चले विधायक ले चले अपने पार्षद को, आ जाओ मैं दिखा दूंगा तुम्हें। पूरे क्षेत्र में लोग हाथ जोड़ते हैं कि किसी तरह विधायक हमारे आसपास की जमीन ले ले, ताकि इस जमीन के बहाने हमारी भी सड़क बन जाए, यहाँ भी सीवर डल जाए, यहाँ भी नाले बन जाए, यहाँ भी खंबे आ जाए, यहाँ भी लाइट जलने लगे सुचारू रूप से, हमारे आसपास भी कोई ट्रांसफार्मर आ जाए। सब लोग बात देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में, बल्कि 2 महीने हो गए, हम असौला फार्म्स जो है संविधान के आगे, वहां पर जा रहे थे। उधर मैंने ऐसी कई साइट्स देखी है। छतरपुर में तो खुलेआम इनका काला धन ये अलग अलग जगह लगा रहे हैं, लोग वीडियोस भी बनाते हैं, न्यूज में भी आया है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाल फिलहाल हो रहा है सब। हाँ जी, ये तो लगातार होता ही जा रहा है। अच्छा, निरंतर जब से ये लोग सत्ता में आए हैं। अच्छा अब क्या हुआ है, ऊपर से नीचे एक ही सोच के लोग आ गए, पार्टी में भी, बीजेपी में भी और इनकी सत्ता में भी। चाहे आप सांसद को देख लीजिए, विधायक को देख लीजिए, इनके पार्षदों को देख लीजिए, सबकी एक ही नीति है, पैसा कमाओ, वोट खरीदो और चुनाव जीतो। इसी योजना पर ये चल रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब तक लोग विद्रोह नहीं करेंगे, जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे अपने कामों के लिए, जब तक काम होना पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि ये लोग कंप्लीटली, जैसे कहते हैं ना, बहरे हैं। जब मैंने जौनपुर में कई बार, बल्कि 8-9 बार मैंने वीडियो बनाई है उस पार्क की भी, मैंने पत्र भी लिखे हैं अलग अलग अधिकारियों को, एमसीडी के ऑफिसर से बात करने की भी कोशिश करी है, दूसरे वार्ड के काउंसलर से भी पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है इस पार्क की, जो बाबा महेंद्र का पार्क है जी जी, जौनपुर का जी, जो झोड़ भी कहते हैं, जिसे पहले झोड़ी था फिर स्टेडियम बना दिया गया था। अब जाकर जब इतनी वीडियो बनाई, इतना कुछ हुआ, अब जब उसको और लोगों से भी डिमांड आने लगी, लोग भी लिखने लगे, लोगों ने 100 फोन भी किए, इन्होंने लोगों ने इनको, तब भी नहीं बना। पर जब वो वीडियो डाली उसके बाद बनने लगा, जो आपकी जो मोहल्ला फाइल जी, अब बनने लगा। वो पार्क में जाके देखो, वो ऐसे चकाचक काम चल रहा है कि मानो क्या हो गया। मैंने कहा अगर इससे ही काम होना है तो हमें, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो आवाज ही उठानी है। हम रोज कह देंगे हर उस जगह विकास कर दो जहां मैं तुम्हें प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो खुली किताब हूँ, मैं तो कहूंगा मेरा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे। और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी आवाज उठाओ। ये तो यहाँ के तानाशाह नहीं हो गए, ये कोई बाबा नहीं हो गए, क्षेत्र के लोगों की वजह से यहाँ बैठे। अगर लोगों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो इनको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। आरटीआई का जवाब तो ये लोग देते नहीं है, बट मौखिक भी सवाल पूछते हैं तो उसमें झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, माइक छीन लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं इनके पास, गाली गलौज करिए, वीडियोस हैं, फोन पे गाली गलौज करिए, भरी स्टेज पे गाली गलौज करिए, लोगों के सामने धक्के भी दिए हैं, गला पकड़ने का भी प्रयास किया, माइक छीनने की भी कोशिश करी गई है जो लोग सवाल करते हैं। तो ऐसी गुंडागर्दी जब आने लगती है तो एक तरीके से अति हो गई है, तो ऐसी अति का अंत तो होना ही है। देखेंगे 2027 चुनाव में। बिल्कुल। तो अगला सवाल ये है, अगर आप 2027 में होने वाले चुनाव में पार्षद बनते हैं तो आपके 5 मुख्य काम क्या होंगे? देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है जी, तो 5 मुख्य काम में से सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो साफ सफाई के नाम पर ढोंग यहाँ रचे जा रहे हैं वो ठीक किया जाए। पहले यहाँ पर सही तरीके से पेपर्स लगाए जाए, वो जो गाड़ियां कूड़े को ले जाती है, सही कूड़ेदान बनाए जाए जगह जगह, ताकि वो ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सके। जो गलियां हैं, नालियां हैं, उनके बारे में काम किया जाए। जो एमसीडी के स्कूल है उनके विषय में काम किया जाए। अभी सैफलाजाब में हमने जब देखा, जब वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, कितने लोग उसमें मर गए और सारे डॉक्टर और इंजीनियर मरे थे जो विदेशों से पढ़ के आए थे। एक बच्चा उनमें से रशिया से पढ़ के आया था,
कोई उनमें उज्बेकिस्तान से पढ़ के आया था, एक शायद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से भी उनमें पढ़ के आया था बच्चा। तो वो एक कोचिंग थी, जब बाहर के लोग पढ़ के और इंडिया में जो एग्जाम क्रैक करना होता है उसकी कोचिंग थी। बिल्डिंग कोलैप्स होती है, लोग मर जाते हैं। एक सामने ढाबे वाली आंटी थी जो उन बच्चों को अपनी माँ की तरह रखती थी, वो भी मर जाती है। जब कोर्ट के ऑर्डर देखे जाते हैं, कोर्ट की पूरी लड़ाई देखी जाती है, इनकी बहस देखी जाती है, उसमें पता चलता है कि कमिश्नर, एमसीडी के कमिश्नर जाके ये कह देते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं बन रही। अच्छा। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वो कहते हैं यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा, और लिखित में देकर आ जाते हैं। तो क्या इनकी मौत की जिम्मेदारी उस कमिश्नर की बताए या वहां के पार्षद, शैलजा वार्ड के बीजेपी के पार्षद की बताए? मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूँ। तो ऐसा करप्शन सबसे पहले खत्म करना। तो इसके प्रति कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? जितनी अधिकारियों की जिम्मेदारी है उतनी इलेक्टेड मेंबर्स की भी है। बिना काउंसलर की जानकारी के कोई एक मंजिल नहीं डाल सकता जी, कोई अपने घर का दरवाजा भी नहीं लगा सकता। हर चीज में इन्हें पैसे चाहिए भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों को। पर जब करप्शन होता है खुलेआम तो हाथ उठा लेते, जब लोग मर गए तो हाथ उठा लिए। कोई बीजेपी का काउंसलर वहां दिखा भी नहीं। रेखा गुप्ता आके कहती है हम सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन को बंद कर देंगे। अरे तुम्हारा विधायक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आके देख लो छतरपुर में, तुम्हारे काउंसलर कर रहे हैं, खुद ये कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी। अच्छा। अपने एरिया में उनके हटाओ ना, गरीब लोगों की परेशान करते हैं। तो ऐसी चीजों पर काम करेंगे, करना चाहिए पार्टी को भी। और बल्कि ये तो सवाल है, इसका जवाब तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि उन्हें तो पूरी दिल्ली की प्रॉब्लम्स पता है। वो लोग पहले दिल्ली में सरकार भी चला चुके हैं और अलग अलग जगह के लोग वहां जाते हैं। हमारे क्षेत्र में तो प्रमुख रूप से यही समस्या है जो एमसीडी के अंतर्गत आती है और जिनका समाधान होना। आपको नहीं लगता 2027 एमसीडी चुनाव में ट्रिपल इंजन को अगर लोग वोट करते हैं, मेयर भी उनका, मुख्यमंत्री भी उनका और प्रधानमंत्री भी उनका? अच्छा, आज भी तो ऐसा ही है जी। आज कोई समस्या नहीं है लोगों को, आज नहीं लोग मतलब जी जी। जो लोग मर गए उनकी जवाबदेही किसकी है? जो लोग फतेहपुर बेरी में कैंसर का पानी जो वहां ग्राउंड वाटर लेवल में मिल रहा है, लोग कैंसर से मर रहे हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है? नाला तुमसे बनता नहीं है, सड़क तुमसे बनती नहीं है, ट्रिपल इंजन की बात करते हो, करप्शन करना है ट्रिपल इंजन करके। एक बार इनको झटका लग गया ना जी, अपने आप गद हो जाएगी ऊपर तक के नेता। इन्हें नीचे से झटका लगना बहुत जरूरी है, और जब तक नीचे से झटका नहीं लगेगा तब तक इनकी सोच नहीं संभलेगी। इनकी सोच संभालनी भी बहुत जरूरी है, और लोग भी बहुत परेशान हैं। आए दिन समस्याओं के लिए कॉल आते हैं। मैं अगर एक दिन वीडियो डालता तो मेरे पास 3-4 जगह से फोन आ जाता है कि भाई यहाँ बना दो प्लीज, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। अच्छा। तो लोगों के मन में कुछ तो है ही। आज जंतर मंतर पे देश का यूथ पड़ा हुआ है, लिटरली देखने को मिल रहा है, सो रहे हैं सड़कों पे, पर कोई नेता वहां नहीं जा रहा। ये लोग दूसरी जगह जाएंगे। और हाँ, मान लो अगर तुम्हें मंदिर की भी बात करनी है तो राम मंदिर के पैसे चोरी हो गए। जब ट्रिपल इंजन की वहां भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार ही इतना बड़ा करप्शन कर देगी, मंदिर के पैसे खा जाएंगे, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। घोटाले तो पिछली सरकारों में भी देखने को मिले, यूपीए के टाइम भी देखो। बिल्कुल मिले, 1 में 2 में सब में खूब मिले। पर ऐसा तो नहीं है कि ये लोग दूध के धुले। हमारी तो लड़ाई इनके खिलाफ है, हम तो इनके करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जिस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आज अगर कार्रवाई करनी है तो ईडी सीबीआई को पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की जगह राम मंदिर में भेजिए, जहां 200 करोड़ चंदा जो लोगों ने इकट्ठा करके दिया है। 3 महीने में 21 लाख रुपए तो हमने भी जोड़ के दिए थे। हम अपने क्षेत्र में घर घर घूमे, कहीं 2100 की पर्ची, कहीं 500 की पर्ची, कहीं 100 की, कहीं 10 की, इकट्ठी कर 3 महीने में 21 लाख रुपए हमने राम मंदिर के लिए जोड़े। तो हम नहीं जवाब मांग सकते क्या? हमें जवाब चाहिए, कहाँ गए वो 200 करोड़? कहाँ गया तुम्हारे हजारों करोड़ों का सोना, हीरे, चांदी जो लोगों ने डोनेट किए? खा गए ये लोग सारे पैसे को। ऐसे ही थोड़ी एमपी खरीदे जा रहे हैं। और हमें इसका जवाब चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर है, होम मिनिस्टर भी मेंबर है इनकी कमेटी के राम मंदिर के, और इनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई। कहाँ गया वो पैसा? देखिए, हम लोग कभी भी राजनीति में धर्म को घुसाना नहीं चाहते, परंतु जब ये लोग घुसाते हैं तो हमारा हक बनता है कि जो करप्शन आप भगवान के नाम पे कर रहे हैं उसे बंद करें। भगवान को राजनीति में मत धकेलिए। हम सबके आराध्य हैं प्रभु श्री राम, हमने भी पूरी मन्नत मांगी थी, और हम भी राम जी की उतनी ही आस्था रखते हैं, बल्कि इनसे ज्यादा ही रखते होंगे। ये मेरे को कोई श्लोक, कोई दोहा, कोई रामायण की चौपाई सुनाए बीजेपी के नेता जो यहाँ हिंदुत्व का झंडा लेकर घूमते हैं, बताए मुझे आराधना का पूरा नियम क्या, कानून होते हैं। ये पूरी तरह फ्रॉड इन्होंने मचा रखा है। रात को ये लोग पता नहीं कैसी कैसी पार्टियां करते हैं, सबको पता है, क्षेत्र इसका साक्षी है। फोन स्विच ऑफ होने लगते हैं 6-6 बजे इनके नेताओं के,
क्यों होने लगते हैं, हम सबको पता है क्यों होने लगते हैं, बट घर परिवार की शर्म है, गांव की शर्म है, इसलिए मैं कभी किसी के लिए पर्सनल बयान देता नहीं हूँ, ना मुझे देती। मेरा काम है, क्षेत्र का काम होना चाहिए, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करो। तो अगला सवाल युवराज जी ये है कि आप जो आपने राजनीति का सफर तय किया, शुरुआत की बीजेपी से की, उसके बाद में आज आम आदमी पार्टी में, इनकी नीतियों में कितना फर्क है? बहुत फर्क है और आम आदमी बहुत फर्क है। वहां पे तो एक फॉर्मेलिटी लगती थी बीजेपी में। अच्छा, जब हम, मेरे ख्याल से मैं 18 साल का था जब मेरे को पहली स्टेट की पोस्ट मिली थी, उससे पहले केवल चुनावों में ही काम किया था, ऐसे ही थोड़े बहुत जो योजनाएं चलती थी उनमें काम करते थे। पर तब मैंने देखा कि वहां पे एक तरीके से केवल और केवल फॉर्मेलिटी होती है, कार्यकर्ताओं के काम तो भूल जाओ बीजेपी से, चाहे प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता हो, कोई काम नहीं होता। अच्छा क्या होता था, बच्चे ही थे कम उम्र के, आगे बढ़ते थे तो लोग भी अपनी समस्याएं बताते थे, हम भी लेके प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस जाते थे कि जी ऐसे फलाना एरिया है, आपके पार्टी का एमपी है क्षेत्र में, आपके पार्टी के केंद्र सरकार है, एलजीबी आपका ही है, निगम में भी आपकी सरकार है, आप प्लीज इसे जल्द से जल्द करिए, काम लेके बताओ ऑफिस में। अच्छा, ये वीरेंद्र सचदेवा की वर्डिंग बता रहा हूँ आपको, सीधे तौर पर हाँ, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से काम लेके बताओ, जो काम बता रहे संगठन का वो काम करो। अच्छा फिर हम जब आम आदमी में आए तो चुनाव, पहले तो चुनाव में लग रहे 3 महीने, चुनाव पूरे हुए तो अपने अध्यक्ष जी से मिलने गए, बड़े सम्मान के साथ 1.5 घंटे बैठाया, जो लोग भी हमारे साथ गए थे मिलने। ब्रह्म सिंह जी से अलग बता रहा हूँ, उनका तो जो लेवल है उनका तो लेवल है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। यूथ था मेरे साथ, कम से कम 18-19 लोग थे, हमको पूरा 1.5-2 घंटे का समय दिया। उसके बाद कोई भी समस्या होती है, एक व्हाट्सएप पे मैसेज करो, 15-20 मिनट में रिप्लाई आ जाता है, अगर प्रॉब्लम हो सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, कुछ ही देर में सोल्यूशन निकाल देते हैं, या जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर देते हैं। कोई कभी भी चले जाओ, कभी दरवाजे बंद नहीं होते, कभी इनकी कोई सीक्रेट कमरों में बैठ के बीजेपी के अध्यक्षों की तरह मीटिंग ही नहीं होती। तो एक तो ये बहुत बड़ा शौक लगा था, मैं समझता था कि पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, जब मैं बीजेपी में था, क्योंकि बचपन से यही देखा था। अच्छा ब्रह्म सिंह जी बहुत लंबे समय से ही काफी एक तरीके से कहते हैं, मतलब उन्हें ये वाली वर्किंग का भी समझ ही नहीं आ रही थी बीजेपी की लंबे समय से, वो हमेशा ऑब्जेक्शन भी उठाते थे, बट लेकिन उन नेताओं की कमी थी जो नेता वास्तविकता में कार्यकर्ताओं को कंसिडर करते हैं, जो आज भी है। तो इसलिए शायद कुछ वहां से रास्ते मोड़ने पड़े, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा है जो हम पैसे देके टिकट लेंगे, और ना ही हम इसको सपोर्ट करते हैं। सर्वे कराओ, जिसका नाम ऊपर है उसे टिकट दो, जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा डिजर्विंग है उसको टिकट दो। पर बीजेपी का जो चलन चल गया है पैसे वाला, इसके हम पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, क्योंकि पहले बीजेपी में चने खाने वाले घोड़े होते थे जो गुड़ और चने खाते हैं, आज इनको सोने के बिस्किट चाहिए। अच्छा, तो हमारे बस की तो नहीं है, हम लोग तो उसी राजनीति में आगे बढ़ेंगे जहाँ क्षेत्र के लोगों के हित की बात होगी। ठीक है युवराज जी, अगला सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आपने जानने आम आदमी पार्टी में जाने का निर्णय आपने देर से लिया, शायद ये निर्णय आपको पहले लेना था, इस पर आपका क्या विचार हो? देखो अगर मैं पहले ही इस उम्र का हो जाता तो मैं तो 100% ये निर्णय पहले ले लेता। अच्छा, क्योंकि जो काम इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया वो एक तरीके से सरप्राइजिंग था। पहले दिल्ली में कभी एजुकेशन की बात नहीं होती थी, पहले दिल्ली में कभी स्वास्थ्य की बात नहीं होती थी, कभी व्यवस्थाओं की बात नहीं होती थी, महिलाओं के हक की बात नहीं होती थी। एक तरीके से इस काम की राजनीति की चिंगारी तो अरविंद केजरीवाल ने जलाई। जब से इन्होंने स्कूल अच्छे करने शुरू किए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, अपने टीचर्स को अलग अलग देशों में भी सीखने के लिए भेजा, यहाँ पर टॉप क्लास दिल्ली के स्कूल बना दिए, इतने टॉप बना दिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जब इंडिया आई तो प्रधानमंत्री भी उसे दिल्ली के स्कूल दिखाने लेके, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स दिल्ली में बना दिए, फ्री इलाज लोगों को होने लगा, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जब वो दिल्ली में लेके आए, और उसके बाद भी सरकार मुनाफे की थी, तो बात जान देखकर बड़ा ताज्जुब भी हुआ। पर जो उस उम्र में सुनते थे वो अलग था, क्योंकि बीजेपी में थे, सुनते थे ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, वो जो नैरेटिव बनाते हैं बीजेपी वाले वो बनाते थे, तब बड़ा कंफ्यूजन होता था दिमाग में कि अगर इतनी बड़े चोर है तो इतनी बार जीत कैसे गए। तो काम तो अगर आप हाल फिलहाल देखें तो यशस्वी सरकार के द्वारा काम तो धरातल पर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? आप नमो ऑक्सीजन पार्क की बात कीजिए, हाँ, आपको नमो ऑक्सीजन पार्क की आप सच्चाई बताता हूँ, कूड़े के ढेर की बात कीजिए, बलसवा लैंडफिल हो या ओखला लैंडफिल साइट हो, एक्सप्रेसवे की बात कीजिए आप,
आरोग्य मंदिर की बात कीजिए, आप स्कूलों की बात कीजिए, क्या काम नहीं हो रहा दिल्ली का? देखिए, पहले आपको नमो ऑक्सीजन पार्क की सच्चाई बताता हूँ। जी क्या हुआ 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपॉइंटेड एलजी जी विनय कुमार सक्सेना, वीके विनय कुमार सक्सेना, जी उन्होंने यहाँ पर ताकि प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए, अच्छा उन्होंने यहाँ पर कई पेड़ काटे। करेक्ट नंबर मैं भूल रहा हूँ, अच्छा मैंने इस पे एक रिसर्च भी करी थी। जी अच्छा, वो पेड़ काटे तो कोर्ट तक केस पहुंचा, अच्छा डीडीए का केस चला कोर्ट में। जज साहब ने ये कहा कि आपने जो पेड़ काटे हैं, आप पहले तो उस जमीन को फॉरेस्ट लैंड को दीजिए, जी वहां पर उतने ही पेड़ लगाइए, और जो आपने पाप किए इसका पश्चाताप करिए, भुगतान करिए। जी ये बात वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया कि पेड़ काटे पहले, फिर बोला कि हम ऑक्सीजन पार्क बनाते हैं, जी फिर वहां ऑक्सीजन पार्क बनाने का ढोंग किया। एमपी भी आ गया, केंद्रीय मंत्री भी आ गए, चीफ मिनिस्टर भी आ गई, चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट के मंत्री भी आ गए, एमएलए भी आ गए, सारे पार्षद आगे बैठे हैं। बोला कि हम दिल्ली में से प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं, हम ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं नमो ऑक्सीजन पार्क। नमो ऑक्सीजन जी ये कंप्लीटली फ्रॉड है। जो तुमने पेड़ काटे, तुम उन पेड़ों को लगा रहे हो। इस बात को बोलो कि हमारे एलजी ने पेड़ काटे। उस एलजी को तुमने जहां अभी लद्दाख भेज दिया है, जी उस एलजी ने तुम्हारे पेड़ काटे, और उन पेड़ों की जगह तुम्हें नए पेड़ लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि तुमने ही दिल्ली के जो ओरिजिनल पेड़ थे उन्हें काट कर और वहां एक ढोंग रचने की कोशिश करी थी। पहले काटे गए और फिर लगाए पहले काटे गए, फिर ड्रामा किया गया, नमो ऑक्सीजन पार्क के बोर्ड लगाए गए, और फिर वही पेड़ वापस लगाने पड़े, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो ये भी नहीं होता। आपको कोर्ट के ऑर्डर ऑनलाइन मिल जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, आपने बात करी स्कूल्स की, जी तो इन्हीं मोहल्ला फाइल्स जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसी के दौरान मैं चांदनोला गाँव गया। जी मैं एक बच्चे से मिला वहां पर रैंडमली। उस बच्चे के पेट में पट्टी हुई थी और वो लगभग सीरियस था। जी पता चला क्या हुआ कि स्कूल के बाउंड्री जंप करके ये लोग बंद करने जा रहे थे, अच्छा सरिया उसके पेट में लग गया। पेट में लग गया जी बात करी गई प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ने ये कहा गया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा बच्चा क्या करेगा स्कूल में, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, एक टीचर अगर 90 बच्चों को पढ़ाएगी तो उस टीचर की भी बेचारे क्या जिम्मेदारी। जी टीचरों की कमी इन स्कूल्स में है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, बच्चे गिर गिर कर बच्चों को चोटें लग रही है। जी आपने जो स्कूल टॉप के बना दिए गए थे, उनका वहां तहस नहस होना शुरू हो चुका है। आप खुद जाके देख लीजिए, आयनगर के स्कूल का हाल देख लीजिए, आयनगर में भी यही हाल है। जिस स्कूल का मैं आपको जिक्र बता रहा था, कर रहा था, वो स्कूल ही अब तक वहां अटका पड़ा है। विकास हो कहाँ रहा है, मैं तो जानने के लिए इच्छुक हूँ। अच्छा मुझे बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ चले, जिन्हें भी ये लोग अपॉइंट करें, जी मेरे साथ चले, या ये लोग खुद आ गए तो सोने पे सुहागा, और मैं इन्हें कुछ साइट दिखा दूंगा, उसका मुझे रीजन बता दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप खुले मंच पर बहस करने के लिए तैयार हैं? मैं तो एनी डे रेडी हूँ, अच्छा कभी भी आ जाओ, पर विद प्रूफ। अच्छा और ऐसी ये मेरी एक शर्त होगी, मैं उस बहस में तभी भाग लूंगा जब कोई संयम से, धैर्य से और तथ्यों पर बात करे। जी अगर कोई बेवकूफ आकर वहां पर चिल्लाएगा तो मैं ऐसी बहसों में हिस्सा नहीं लेता। तो चलिए, अगला सवाल ये है युवराज जी, क्या आपको लगता है आने वाले 2027 एमसीडी चुनाव में आपकी पार्टी बहुमत हासिल कर पाएगी? 2027 का एमसीडी चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं जी मुद्दे तो आपको हर एक चौपाल पे अलग अलग मुद्दे उस क्षेत्र के मिल जाएंगे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अभी कमी है तो लोगों के अंदर जी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कमी है। लोग डर रहे हैं क्योंकि सबके ऊपर इन्होंने अलग अलग तरीके से तलवारें लटकाई है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं और उसे दबाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। गोदी मीडिया जिसे हम बुलाते हैं, वो तो खुलकर ऐसे बात करती है जैसे मानो ये मोदी जी के भतीजी हो या इनके पोते पोती हो, मीडिया वाले। और ये ऐसे ही खबरें बताते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज होती है, खबरों को दबाया जाता है, दूसरा एंगल दिया जाता है। चाहे कुछ भी इशू हो, उसको हमेशा हिंदू मुस्लिम या जात पात या फिर किसी तरीके की तुष्टिकरण में उलझाने का काम करते हैं। और ऐसे इनके रिपोर्टर्स भी, और ऐसे ही 3-4 अपने जैसे ही लोगों को बुला लेते हैं और डिबेट कराते हैं और उन्हें गाली गलौज करवाते हैं, शोर मचवाते हैं। तो इसलिए जो एक्चुअल मुद्दे लोगों के, वो न्यूज तक तो पहुंच नहीं रहे। तो जब तक लोग खुद ही मुद्दे उठाना शुरू करेंगे, जो कि अब बहुत अच्छा हो गया है, अब गली गली में कोई ना कोई आवाज उठा रहा है, लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, क्योंकि जब तक इन बहरे लोगों के कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी, जब तक इस क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। और ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है वो केवल प्रतिनिधि बनकर 5 साल गुजारे,
वो 5 साल अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, क्योंकि लोग अगर वोट देते हैं तो 5 साल की जिम्मेदारी देते हैं और आगे बच्चों के भविष्य की भागदौड़ देते नेता को। तो अगर उसकी कोई जवाबदेही नहीं मिलेगी तो वो तो दुखद है ना। पहला मुद्दा तो यही है कि कोई कंप्लीटली डिवोटेड पॉलिटिशियन यहाँ से जीतने चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं के समाधान हो। तो उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में आप भी और आपकी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करेगी पूर्ण बहुमत के साथ, और चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए कि आप भाटी वार्ड या विधायक का चुनाव लड़े और जीते। ये चुनाव ऐसी हम आशा करते हैं और हम सबकी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, आपने बुलाया भी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो युवराज जी आप आए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कहें। देखिए, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक जी का कि उन्होंने ये चैनल बनाया, क्योंकि जहां मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज है, वहां क्षेत्र के लोगों तक एक एक आदमी की आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है। आप जैसे लोगों के थ्रू ही यहाँ के लोकल्स तक यहाँ के मुद्दों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इनकी सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं वो पहुंचेंगे। और आपने बड़ा हिम्मत का काम किया है। आजकल तो सब लोग डरते हैं और घूमते हैं कि कब हमें कॉम्प्रोमाइज कर लो। उस सिचुएशन में आपने खुलकर हमें बुलाया है और हमारी बातें सुनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप बढ़ते, आप इनके चैनल को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद युवराज भाई, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। तो अगली बार फिर कोई खास शख्सियत होगी हमारे और आपके साथ। जब तक आप अपने और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिए, शिक्षा को विशेष महत्व दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार,